इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत। इसके बाद में हम दूसरा जो भौतिक विभाजन है जिसका नाम है उत्तरी मैदान, उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो उत्तरी मैदान है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक है, यहाँ पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। और यूपी का एरिया जो यहाँ से टच होता है और यहाँ पे मध्य प्रदेश तक जो है मैदान फैला हुआ है। टोटल लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर यहाँ तक फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई कहीं 240 और कहीं पे 320 जो है इसकी जो एवरेज जो है चौड़ाई देखने को मिलती है। वहीं पे बात करें दोस्तों, यह मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ जो मृदा होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है और जो नदियाँ हैं, जैसे मुख्य जो नदियाँ हैं, पहली है सिंधु, दूसरी जो है वो है गंगा और तीसरी जो है वो है ब्रह्मपुत्र। तो इन तीनों नदियों के जो लाए गए मृदा से ही इसका गंगा का मैदान और जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण हुआ है। वहीं पे बात करें दोस्तों, ये जो मैदान है यहाँ पे सघन जनसंख्या जो है वो पाई जाती है, क्योंकि नदी का आसानी से जो है वो पानी मिल जाता है और यहाँ की जो मृदा भी है वो भी उपजाऊ है और कृषि एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अनुकूल यहाँ की जलवायु है, जल उपलब्धता है और समृद्ध जो मृदा है, इसी के कारण यहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है। सबसे अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है 1967 के अंदर। यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति जो है यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया था और पंजाब वेस्टर्न यूपी जो है वो यहाँ पे जो है अत्यधिक उत्पादकता कृषि के अंदर देखने को मिली थी। वहीं पे बात करें दोस्तों, तो इस मैदान के अंदर दो आब जो है वो फेमस हैं। दो आब जो होते हैं, दो नदियों के बीच का भाग को हम बोलते हैं और दो का अर्थ दो और आब का अर्थ पानी, यानी कि दो नदियों के बीच जो है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं दो आब। तो दोस्तों 5 दोआब जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। मैंने सिंधु नदी के अफवाह तंत्र के अंदर इन दोआबों को समझा रखा है, वहाँ पे आप इनको देख सकते हो। वहीं पे दोस्तों पंजाब का अर्थ भी यही होता है, पंच आब, यानी कि 5 नदियों के संगम का क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं हम पंजाब। उत्तरी मैदान को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पंजाब, गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पंजाब मैदान जो है वो सिंधु नदी और तीस्ता नदी के मध्य का जो पार्ट है उसको बोलते हैं पंजाब का मैदान और यहाँ पे सतलज से लेकर तीस्ता नदियों के बीच का जो संगम क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं गंगा का मैदान और उसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र के जो अफवाह क्षेत्र के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहले हम जानेंगे पंजाब मैदान को। तो पहला मैदान है पंजाब का मैदान, जो कहाँ पे है, सिंधु और उसकी सहायक जो नदियाँ हैं वो कौन सा मैदान कहलाता है, वो कहलाता है पंजाब का। तो इंडस से लेकर सतलज नदी तक, ये है सतलज नदी तक जो मैदान फैला हुआ है उसको बोलते हैं पंजाब का मैदान। पंजाब मैदान जो है वो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो किसकी सहायक नदी है, इंडस नदी की सहायक नदी है, वहाँ पे फैला हुआ है। यहाँ पे फेमस रूप से 5 दोआब जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सिंधु और झेलम नदी के बीच में सिंध सागर, झेलम और चिनाब के बीच में जो है जाच, और फिर रावी और चिनाब के बीच में रचना, और रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब, और रावी और सतलज के बीच में विष्ट दोआब जो है वो फेमस रूप से यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करें गंगा के मैदान की, जो पाया जाता है, घरगर नदी यहाँ पे बहती है, यहाँ पे है घरगर, और यहाँ से लेकर तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यहाँ तक जो है वो फैला हुआ है गंगा का मैदान। घरगर से तीस्ता नदियों के मध्य फैला हुआ कौन सा भाग है, गंगा का मैदान। ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। दिल्ली से लेकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक ये मैदान फैला हुआ, कौन सा, गंगा का मैदान। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र मैदान की बात करें तो ये असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे कौन सा मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो अधिकतर उसका विस्तार जो है वो देखने को मिलता है असम के अंदर। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि मैदान में 4 प्रमुख स्थलाकृति देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में 4 स्थलाकृतियाँ जो काफ़ी फेमस हैं वो पाई जाती हैं। कौन कौन सी, भाबर, तराई, भांगर और खादर। सबसे पहले हम बात करें भाबर। तो भाबर एरिया क्या होता है, जैसे भाबर क्या होता है, रिवर आई और यहाँ पे
कुछ कंकर पत्थर वगैरह जमा कर देती है और यहीं पे रिवर जो है लुप्त हो जाती है, यानी कि दिखाई नहीं देती। ये रिवर आई और यहाँ पे निक्षेप कर देती है। जैसे नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल, शिवालिक श्रेणी यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, यानी कि हिमालय की सबसे दक्षिण में, और 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में निक्षेपण करती है। निक्षेपण होता है अपने साथ लाए गए जितने भी पदार्थ होते हैं उनको जमा करना। फिर इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या हो जाती हैं, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। वो क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पे शिवालिक श्रेणी में। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों ये यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं और यहाँ पे वापस दिखाई देने लग जाती है। इसको बोलते हैं तराई। विलुप्त नदियाँ पुनः निकल आती हैं तथा दलदली और नम क्षेत्र का निर्माण करती हैं जो जंगलों से घिरा होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, तराई क्षेत्र बोल देते हैं। ये जो क्षेत्र यहाँ पे निकलता है दोस्तों, जहाँ पे दूधवा नेशनल पार्क बना हुआ है, यूपी में दूधवा नेशनल पार्क है, वो तराई क्षेत्र के अंदर ही बना हुआ है। ऑल ओवर जो क्षेत्र होता है वो किससे कवर्ड होता है, वो कवर्ड होता है फॉरेस्ट से। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, तराई रीजन बोल देते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे भांगर। तो पुराने जलोढ़ का क्षेत्र जो नदियों के बाढ़ का मैदान के ऊपर स्थित हो जाता है, वेदिका जैसी आकृति निर्मित हो जाती है। जैसे दोस्तों ये यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही होती है, ये क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र, इसको तो बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, खादर, जो होती है नवीन जलोढ़ मृदा। और ये जो क्षेत्र होता है जो जहाँ पे टेरेंस बन जाती हैं, इसको बोलते हैं बांगर, बागर, या इसको बोल देते हैं भांगर बोल देते हैं दोस्तों, इसको भांगर। ठीक है दोस्तों। ये पुरानी जलोढ़ मृदा है और यहाँ पे जो है नई जलोढ़ मृदा है, इसको बोलते हैं खादर। यहाँ पे रिवर फ्लो करती है। तो दोस्तों मैदान के ऊपर स्थित वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, भांगर। भांगर रीजन के अंदर ही इसको भी क्या बोलेंगे, भांगर। तो भांगर रीजन के अंदर ही दोस्तों चूनेदार निक्षेपण को क्या बोल देते हैं, स्थानीय भाषा में कंकड़ बोल दिए जाता है यहाँ पे। यानी कि चूनेदार जो है निक्षेप यहाँ पे किया जाता है, यानी कि जो मिट्टी होती है उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, चूने की, तो उसी को क्या बोला जाता है, लोकली कंकड़। फिर बात करें हम खादर की, तो बाढ़ वाले नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, जहाँ पे गहन खेती के लिए आदर्श स्थिति देखने को मिलती है। ये देखने को मिलती है यूपी बिहार के यहाँ पे जो बाढ़ क्षेत्रों में, जहाँ पे होता है खादर मैदान, गहन खेती के लिए आदर्श स्थिति होती है। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय जो पठार होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाया जाता है। इसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि और इसको बोलते हैं दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार जो है त्रिभुजाकार में फैला हुआ है और उच्च भूमि जो है वो विंध्यन और सतपुड़ा में पश्चिम में फैली हुई है, और छोटा नागपुर पठार कहाँ पे फैला हुआ है, पूर्व में फैला हुआ है। इसकी पश्चिमी बाउंड्री अरावली जो है पर्वत श्रृंखला बनाती है। तो दोस्तों मेज की आकृति वाला स्थल जो क्रिस्टलीय आगन्य तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। तो दक्षिण का जो पठार बना हुआ है वो तीनों प्रकार की शैलों से ही बना हुआ है। गोंडवाना भूमि के टूटने से बना प्राचीनतम भूभाग इसको माना जाता है। जैसे मैदान जो है और ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वो अभी हाल ही में बना भूभाग है, वहीं पे इसको जो है दक्षिण के पठार को हम मानते हैं प्राचीनतम भूभाग, यानी कि ओल्डेस्ट लैंडमास इसको बोला जाता है। मध्यम उच्च भूमि की हम बात करें तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक रिवर जाती है जिसको बोलते हैं तापी, और यहाँ पे जाती है नर्मदा। तो नर्मदा के उत्तर में ये कौन सी भूमि है, उच्च भूमि, इसको क्या बोला जाता है, मध्यम उच्च भूमि इसको बोला जाता है। इसके दक्षिण में विंध्यन श्रृंखला है। इसके दक्षिण में जो है उच्च भूमि के दक्षिण में विंध्यन श्रृंखला है, वहीं पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी है। यहाँ पे सतपुड़ा है, विंध्यन सतपुड़ा उच्च भूमि के दक्षिण में पाए जाते हैं यहाँ पे। और पश्चिम में इसकी क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसके पश्चिम में हो गई अरावली पर्वत श्रृंखला। चंबल सिंध बेतवा केन जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। यहाँ से निकलती है चंबल बेतवा केन
और कौन सी बच गई, सिंध। तो सिंध दोस्तों इसकी सहायक नदी है। वहीं पे बात करें पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस उच्च भूमि को यहाँ पे दो नामों से जाना जाता है, पहला है बुंदेलखंड और दूसरा जो है वो है बघेलखंड। वहीं पे दामोदर जो नदी होती है वो छोटा नागपुर पठार को यहाँ पे दिखाती है। तो यहाँ पे है छोटा नागपुर पठार, जहाँ पे भारत में सर्वाधिक खनिज की मात्रा देखने को मिलती है। दक्षिण का जो पठार है, ये जो पोर्शन है, ये है त्रिभुजाकार, वहीं पे त्रिभुजाकार में है और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पठार है, दक्षिण का पठार। इसके उत्तर में तो हो गई सतपुड़ा, ये हम जान रहे हैं कि इसके उत्तर में सतपुड़ा हो गई, और पूर्व में जो है इसके 3-4 जो है वो पर्वत श्रेणी जो है वो देखने को मिलती हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, महादेव, कैमूर और मैकाल। तो यहाँ पे 3 जो है पर्वत देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, महादेव, कैमूर और मैकाले। ये 3 जो हैं वो देखने को मिलते हैं कौन से, दक्षिण के पठार में 3 पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि दक्षिण का जो पठार है उसमें दक्षिणी पश्चिमी घाट भी आता है और पूर्वी घाट भी इसको शामिल किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें दक्षिण के पठार की, तो जो त्रिभुजाकार में फैला हुआ है दक्षिण भारत में, इसी को बोलते हैं दक्षिण का पठार। दोस्तों पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में नीचा है। तो यहाँ पे अधिकतर जो नदियाँ हैं वो किस साइड जाती हैं, पूर्व की साइड जाती हैं, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वो फेमस नदियाँ हैं। पश्चिमी घाट जो है ऊंचा है, इसी कारण जो भारतीय मानसून है इनसे टकराकर सीधा आगे निकल जाता है। वहीं पे इस पठार का एक भूभाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जहाँ पे मेघालय, यहाँ पे जो माउंटेन पठार बना हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो छोटा नागपुर के पठार से अलग होके बना है, जिसको क्या बोला जाता है, कार्बी एंगलोंग पठार बोला जाता है। मेघालय में ये स्थित है और इसी को उत्तर कछार की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ देखी जाती हैं, जिनमें गारो, खासी, जयंतियाँ मुख्यतः देखने को मिलती हैं। इसके बाद में दोस्तों दक्षिण के पठार का ही जो पार्ट है वो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो दक्षिण के पठार के समानांतर ही फैला हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। और पूर्व में जो फैला हुआ घाट है उसको भी हम कंसीडर करते हैं किसके अंदर, दक्षिण के पठार में। दक्षिण पठार समानांतर पश्चिम में फैला हुआ है और पूर्वी घाट के समानांतर पूर्वी घाट फैला हुआ है। बात करें पश्चिम घाट की, तो पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाईमुड़ी और डोटा बेटा। अनाईमुड़ी सर्वाधिक ऊंची चोटी है पश्चिम घाट की, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और एक अन्य चोटी है डोडा बेटा, 2633 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। वहीं पे दोस्तों 3 जो है वो पास, यानी कि पश्चिम घाट को पार किया जा सकता है 3 पास के थरू, पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट। ये है थाल, भार और पाल, ये 3 जो है घाट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये पहला जो है वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, और दूसरा जो है बेंगलुरु। ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ये कहाँ कहाँ जो है तीनों पास जाते हैं और किस किस शहर को आपस में जोड़ते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का जो कौन सी चोटी मिलती है, तो यहाँ पे मिलती है पूर्वी घाट के ऊपर महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। वहीं पे दोस्तों पश्चिमी जो घाट है उसकी जो औसत ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर देखने को मिलती है। पूर्वी घाट की औसत जो ऊंचाई है वो 600 मीटर देखने को मिलती है। एक दोस्तों और आता है दक्षिण का पठार, जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें आता है दक्कन ट्रेप। इसको बोला जाता है काली मृदा का क्षेत्र, जो किससे बना है, आग्नेय शैलों से बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो है वो है दक्षिण का पठार। वहीं पे ये दोस्तों पूर्वी जो घाट है वो महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक जो है वो फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। वहीं पे सेवरोय और जावेडी की पहाड़ियाँ जो है दक्षिण में देखने को मिलती है, जहाँ पे
कोडई कनाल व ऊटी पर्यटन स्थल जो है वो मुख्यतः यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें भारतीय मरुस्थल की, तो भारतीय मरुस्थल जो है वो भारतीय उच्च भूमि के पश्चिम में फैला हुआ है, यानी कि अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसे थार के नाम से जाना जाता है, भारतीय ग्रेट डेजर्ट। प्रतिवर्ष यहाँ पे 150 mm से कम बारिश देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होगी, शुष्क जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। वर्षा ऋतु में थोड़ी बहुत यहाँ पे सरिताएं जो है दिखाई देती हैं, जैसे हम लूनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बरखान जो है यहाँ पे बालू टिब्बा देखने को मिलते हैं जो अर्धचंद्राकार आकृति में फैले हुए हैं, और भारत और पाकिस्तान सीमा बॉर्डर के ऊपर ये बरखान जो है स्थलाकृति देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय आइलैंड्स की। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तटीय मैदानों की। तटीय मैदान जो हैं वो पाए जाते हैं, इनके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि तटों में पाए जाते होंगे। तो तट जो है भारत का तट कौन सा है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, तटीय मैदान बोल देते हैं। तो तटीय मैदान भारत के प्रायद्वीपीय पठार के किनारों के ऊपर विस्तृत भूभाग के ऊपर पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो अरब सागर और पश्चिम घाट के मध्य पाया जाता है। ये हो गया पश्चिमी घाट और यहाँ पे है अरब सागर, इन दोनों के मध्य पाया जाता है कौन सा, पश्चिमी तटीय मैदान। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तर भाग को बोला जाता है कोंकण तट, बीचले को कन्नड़ तट और दक्षिण वाले को बोला जाता है मालाबार तट। कोंकण तट जो है मुंबई से गोवा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फैला हुआ कौन सा, कोंकण तट। कन्नड़ जो तट है वो गोवा से लेकर कहाँ तक, कर्नाटक तक फैला हुआ है। मालाबार तट जो है कर्नाटक से केरला के अंदर, यानी कि कोचीन और तिरुवनंतपुरम जितने भी शहर आते हैं केरला के, वो आते हैं कौन से में, मालाबार तट में। फेमस पोर्ट है मालाबार तट का कोचीन पोर्ट। वहीं बात करें पूर्वी तटीय मैदान की, तो इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट बोला जाता है, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट बोला जाता है। चिलिका झील जो है यहाँ पे एक जो फेमस जो है झील बनी हुई है, जो भारत की सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है, वो कहाँ पे है, महानदी के मुहाने के ऊपर बनी हुई है। वहीं बात करें दोस्तों द्वीप समूह की, तो द्वीप समूह जो है भारत के 2 दिशाओं में पाए जाते हैं, एक अरब सागर की तरफ और दूसरा बंगाल की खाड़ी की साइड। इस साइड जो पाए जाते हैं लक्षद्वीप, मिनिकॉय वगैरह पाए जाते हैं, और इस साइड पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब दोस्तों अरब सागर जो है, अरब सागर में लक्षद्वीप पाए जाते हैं। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप बोला जाता था। 1973 में इसको कंबाइन करके क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप बना दिया गया। ये यहाँ पे भारत के जस्ट कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी छोर के ऊपर पाए जाते हैं, और 32 किलोमीटर क्षेत्र में टोटल पाए जाते हैं। वहीं बात करें दोस्तों बंगाल की खाड़ी की साइड जो है अंडमान द्वीप समूह है। एक तो ऊपर वाले हिस्से को अंडमान बोला जाता है और नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है, निकोबार बोला जाता है। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, वो कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ही पाया जाता है। वहीं पे बात करें दोस्तों, ये जो पश्चिमी जो लक्षद्वीप पाए जाते हैं उनको हम परवाल द्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है वो किनसे हुआ, परवालों से हुआ है। अब परवाल होते क्या हैं, तो ये सूक्ष्म प्राणी होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो किसका स्राव करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, और अपने कंकालों से ही परवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। जब ये मर जाते हैं और छोटे छोटे जीव होते हैं और ऐसे ही परवाल भित्ति का निर्माण करते चले जाते हैं। गर्म और साफ पानी में ये रहते हैं, 21 डिग्री टेम्परेचर इनको अनुकूल जो है इनके लिए रहता है। वहीं पे परवाल जो द्वीप होते हैं वो 3 प्रकार के परवालों के भित्तियों का निर्माण करते हैं। पहला परवाल रोधिका, तटीय परवाल भित्ति, और तीसरा है परवाल वल्ले। तो दोस्तों परवाल रोधिका का एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर के ऊपर पाया जाता है। तो दोस्तों ये अपने हो गए भारत के भौतिक प्रदेश। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की, भारत की अफवाह तंत्र की। तो दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।